हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या, वैसे तो बहुत दिनों बाद जो है कि यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट होते समय कम्युनिकेशन होगा। कुछ ऐसे पर्सनल रीज़न की वजह से मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे नहीं आया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को NCL HMM ऑपरेटर ट्रेनिंग एग्ज़ाम 2023 के बारे में पूरा फुल डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स भर्ती आ चुकी है और देख सकते हैं कि टोटल पोस्टों की संख्या 338 है। और यहाँ पे नोटिस देख सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर जो है कि 2023-24 538 के नाम से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, A to Z सारा कुछ इसमें बात करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल्स वगैरह सारा कुछ, कैसे क्या इनका ज्वाइनिंग प्रोसेस है, जो भी है सब कुछ बताने वाला हूँ। उसके अलावा दोस्तों, अभी देखा जाए तो 31 अगस्त देख सकते हैं आप लोग, क्रूशियल और कट ऑफ डेट है ये। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी 31 अगस्त 2023 है। तो फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड जो है कि फॉर्म भरने से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के, कैंडिडेट्स के डाउट्स भी हैं, उनको क्लियर करना है। और सारा कुछ इसमें बहुत सारी डाउट्स वगैरह मैं आपको बताने वाला हूं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने सारा कुछ नोट डाउन कर लिया है कि क्या क्या आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या क्या जो है कि डाउट्स हो सकते हैं। तो उसमें से कुछ बताता हूँ आपको, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है तो उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है या नहीं करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा या स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर जो है कि मान के चलिए HMB लाइसेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम कि मेरे पास तो LMV है या फिर मैंने HMB का जो है कि लर्निंग बनवा लिया है, तो क्या मैं भर सकता हूँ क्या नहीं। उसके बाद भी और सारे, जैसे CBT एग्ज़ाम जो है कि कौन सी एजेंसी करा सकती है, क्या इस बार धांधली होगी कि नहीं होगी, ऐसी कोई संभावना तो नहीं है। इसके अलावा इसमें ट्रेनी पोस्ट लिखा हुआ है, तो क्या ये परमानेंट जॉब है या नहीं, 3 साल ट्रेनी है, उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि निकाल तो नहीं देंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग बातें करने वाले हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, इसके रिजल्ट कब तक आते हैं, क्या प्रोसेस है, तो सारा A to Z। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो जाए तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और A to Z आपको पूरा फॉर्म भरने से रिलेटेड और सारा जो भी आपके मन में डाउट है सारे कुछ क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा मोरल बढ़ाइए। दोस्तों, अगर मोरल बढ़ा रहेगा तो मैं आपको जो है कि बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, क्लास इसके बाद एक सिलेबस वाला मैं लेके आऊँगा क्लास, उसमें सारा कुछ डिटेल्स में हम लोग सिलेबस को एनालिसिस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, उसमें कितने नंबर कहाँ से आ सकते हैं उनको डिवाइडेशन करके क्या मैं आप लोगों को क्लास कराने वाला हूँ और कौन कौन सा पोर्शन लेके आने वाला हूँ, उसको भी सारा कुछ डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और दोस्तों और फ्रेंड्स में जो है कि चैनल के सब्सक्रिप्शन को जो है दोस्तों बढ़ाएं आप लोग सब्सक्राइब करके। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अब हम लोग सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जैसा कि NCL HMM ऑपरेटर ट्रेनिंग एग्जाम 2023 से रिलेटेड है। टोटल पोस्टों की संख्या फ्रेंड्स इसमें जो है कि 338 है। UR की 147 पोस्टें आई फ्रेंड्स, EWS की 30 हैं और OBC का आप लोग देख सकते हैं 47 सीट है, SC की 47 है, ST की 67 है। और बात करें दोस्तों एक्स सर्विस मैन की, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्विसमैन जिसमें जो है कि क्षैतिज आरक्षण जो होता है उसमें दोस्तों 65 टोटल पोस्टों, इन पोस्टों में से टोटल कलेक्ट करके 65 पोस्टें उनके लिए रिजर्व की गई हैं, समझ सकते हैं आप लोग। और दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए कट ऑफ, तो क्रूशियल कट ऑफ डेट जो है दोस्तों 31 अगस्त है, यानी 9 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, 31 अगस्त लास्ट डेट है। और जो भी हमारी क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल और एज बांड है, ये सब चीज़ों की क्रूशियल कट ऑफ डेट हमारी 31 अगस्त है। यानी 31 अगस्त को आप जो है कम से कम 18 और अधिकतम 30 वर्ष के हो सकते हैं। और जिसमें दोस्तों ये डिस्काउंट दिया हुआ है, जो एज रिलैक्सेशन मिलता है उनको ऐड करके दोस्तों यहाँ पे अगर जैसे 30 वर्ष है तो OBC 33 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 3 वर्ष डिस्काउंट करके ऐसे ही, तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा कुछ हम लोग फटाफट देखने वाले हैं। पोस्टें कौन सी आई दोस्तों? पोस्ट यहाँ पे सावेल ऑपरेटर की है, डंपर की है, सरफेस माइनर की है, डोजर और ग्रेडर, पेलोडर ऑपरेटर और क्रेन ऑपरेटर की है, ठीक है। और पोस्टों की संख्या दोस्तों ऐसा देख सकते हैं, मैंने सेपरेट लिख रखा है कितनी पोस्टें आई हैं। और हाँ दोस्तों,
जैसे फॉर्म भरते समय कई लोगों के डाउट्स थे कि क्या हमको पोस्ट प्रेफरेंस जो है कि इधर ही भरने पड़ेंगे। तो नहीं फ्रेंड्स, पोस्ट प्रेफरेंस आपको नहीं भरना है। जैसे कि उसमें दे रखा है नोटिफिकेशन में कि एनसीएल की जो रिक्रूटमेंट सेल है वो क्या करेगी, वो सीधा अधिकार इनके पास है। आपके मार्क्स के हिसाब से ये इन्हीं क्रम में है, पहले ज़्यादा मार्क्स वालों को फ्रेंड्स शाविल में, फिर डंपर में, फिर सरफेस माइनर, डोजर, ग्रेडर, पेलोडर, और लास्ट में जो सबसे कम मार्क्स होंगे उनके क्रेन ऑपरेटर में वो भर देंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने बता रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे हम लोग वेतन कितना मिलता है। तो वेतन देखेंगे दोस्तों 1502 रुपये और 66 पैसे पर डे का है। तो यहाँ पे दोस्तों अब आप लोगों को डाउट होगा कि यहाँ पे तो पर डे है, जबकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है कि यहाँ तो बेसिक होता है महीने का। तो फ्रेंड्स बता दें कि एनसीएल यानी नादर्न कोल फील्ड लिमिटेड एक पीएसयू सेक्टर की कंपनी है और जो कि भारत सरकार के देख रेख में है। ठीक है दोस्तों, और कोल इंडिया लिमिटेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के तहत जो है कि वो चलती है, यानी कोयला मंत्रालय के अधीन है कोल इंडिया लिमिटेड, उसी की ये सब्सिडरी कंपनी है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है, उसी की सब्सिडरी नादर्न कोल फील्ड लिमिटेड है। और नादर्न कोल फील्ड लिमिटेड को अपने आप में ही प्रोडक्शन के दम पे, फायदे के दम पे मिनी रत्न का दर्जा मिला हुआ है। जैसे कंपनियों को कैटेगराइज किया जाता है मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न में, तो ये महारत्न कंपनी की मिनी रत्न सब्सिडरी है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। और यहाँ पे रही बात पर डे की, तो हम लोग इस पे थे। तो पर डे का मतलब होता है फ्रेंड्स, एक सैलरी, दो सैलरी स्केल है एनसीएल में, एक डीआर बेसिस है, एक एमआर बेसिस है। डीआर का मतलब होता है डेली रेटेड बेसिस और एमआर का मतलब होता है मंथली रेटेड बेसिस। तो इसमें घबराना नहीं है फ्रेंड्स, इसमें 26 दिन का हम गुणा कर देंगे क्योंकि महीने में 4 रेस्ट होता है दोस्तों। तो 26 गुणे 1502.66 करेंगे तो बेसिक कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ 39,069 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बेसिक है दोस्तों कितना है 39,069, तो ये पर मंथ का है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे आप लोग जान जाइए कि 1502 गुणे 26 कर दिए तो यानी आपकी बेसिक लगभग 39,000 है। तो आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन अब ये चर्चा हम लोग निकाल दिए हैं तो इस पर थोड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में लेवल 1 और लेवल 2 L2 की बेसिकली जो है भर्ती होती है 10th प्लस ITI बेसिस पे। तो लेवल 2 में हम लोग जानते हैं कि बेसिक जो है वहाँ पे 19,900 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक आपका 39,069 रुपये हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 39,069 क्यों हो गया इतना ज़्यादा, तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है दोस्तों वेतन जैसे आयोग चलता है, यहाँ पे 7वां वेतन आयोग चलता है अभी। तो यहाँ पे कोल वेतन समझौता चलता है दोस्तों, कोल वेज। तो यहाँ पे 11वां कोल वेज लागू हो चुका है और अभी हाल ही में ये रिवाइज हुआ है। ठीक है, इसी की वजह से वेतन इसका बेसिक इतना बढ़ गया है। डीए की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 42 से 43% डीए मिलता होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स डीए मर्ज हुआ है बेसिक में, तो डीए अभी फिलहाल 13.5% है। ठीक है, तो ये सब हमारी चर्चा का विषय नहीं है, फिर भी आप लोगों को सैलरी से रिलेटेड बहुत सी उत्सुकता होती है तो बताना जरूरी है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ जाते हैं क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन हाई स्कूल मांगा है और HMB या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस मांगा है, ये हमारी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये डिजायरेबल नहीं है, इसेंशियल है, जरूरी अनिवार्य योग्यता है। तो हाई स्कूल और जिनके पास HMB या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, तो दोस्तों इसमें लाइसेंस में सबसे पहले 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए एक LMV लाइसेंस बनती है, LMV या मोटर व्हीकल लाइसेंस। तो उसके 1 साल के बाद दोस्तों यहाँ पे HMB के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। LMV लाइसेंस बनने के बाद, 4 व्हीलर लाइसेंस बनने के बाद, तो आप HMB लाइसेंस जब बनवाने जाएंगे तो उसके पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है। उसके कम से कम 32 दिन बाद जो है दोस्तों आप HMB लाइसेंस परमानेंट लाइसेंस के लिए, हैवी लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आप भरते हैं तो 1 हफ्ते के बाद ये आ जाता है। तो फ्रेंड्स बहुत लोगों के डाउट्स होंगे कि क्या हम जो है कि हमारे पास LMV लाइसेंस था और मैं हैवी के लिए अभी लर्निंग अप्लाई कर दिया, अब वो मुझे मिल के आ गया 1 हफ्ते के अंदर, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकते। आपके पास हैवी के लर्निंग लाइसेंस होने के बाद जो हैवी लाइसेंस का परमानेंट लाइसेंस होता है वो मिलना ज़रूरी है। और जानते हैं आप लोग कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी हो रहे हैं, तो हैवी लाइसेंस अपलोड भी हो रहा है। और फ्रेंड्स एक बात और, जैसे कि हैवी लाइसेंस या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस का रिन्यूअल होता है फ्रेंड्स, तो रिन्यूअल जैसे किसी को रिन्यूअल कराना है और रिन्यूअल की डेट जो है फ्रेंड्स के
क्रॉस हो चुकी है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन में साफ साफ स्पष्ट लिखा है कि जिन लोगों का हैवी लाइसेंस का रिन्यूअल डेट क्रॉस हो चुका है वो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन स्क्रूटनी के समय आप जाएंगे तो उस समय रिन्यूअल करा के ही जाइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब दोस्तों देखेंगे बॉन्ड्स परसेंटेज का। तो दोस्तों फॉर्म भरते समय हाई स्कूल में परसेंटेज बॉन्ड है कि 10th में जो है दोस्तों अगर 10वीं के मार्कशीट में या 10वीं की इक्विवेलेंट आपने पढ़ाई की है तो उसका मार्कशीट कितना, जैसे 55% आया है 10th में तो UR EWS के लोगों के लिए कट ऑफ 55% है, OBC के लिए 50 है और SC ST के लिए 45% है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं आप फीस की। हाँ एक चीज़ और दोस्तों, जैसे अब इसमें ये होता है कि हाई स्कूल क्या जो है कि यूपी बोर्ड के ही बच्चे भर सकते हैं, स्टेट बोर्ड या CBSE या ICSE के। तो दोस्तों किसी भी आप बोर्ड से किए हों बिल्कुल भर सकते हैं। उसमें ये है कि जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है जैसे CBSE बोर्ड में होता है, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, तो CBSE बोर्ड में जो भी ग्रेड मिलता है तो उसके आगे लिखा होता है कि जितना ग्रेड आया है उसमें जो है कि 9 से गुणा किया जाए तो जो है कि जितना आएगा उतना परसेंटेज में काउंट किया जाए, ऐसे लिखा रहता है। तो वो चीज़ें उसमें दर्शाई हुई होनी चाहिए, हालांकि नोटिफिकेशन में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फीस के बारे में। तो फीस दोस्तों देखते हैं UR EWS OBC तो 1000 प्लस 180 रुपये, 180 रुपये यहाँ पे GST है। और SC ST और EX सर्विसमैन के कैंडिडेट का फीस जो है कि यहाँ पे नील है। तो फ्रेंड्स बहुत सारी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट होंगी, वो सोचते होंगे क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे दोस्तों माइंस का काम है तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल का ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो आप ये मानिए कि फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि NCL में फ़ीमेल वर्कर काम नहीं करती हैं अभी भी यहाँ पे बीना प्रोजेक्ट है और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं, उसमें जो है कि हमारी फ़ीमेल कैंडिडेट्स फीमेल एम्प्लॉय लोग भी अपना योगदान दे रही हैं और काफ़ी अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हो गई। तो अब आपका एक क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स कि फ़ीस इतना ज़्यादा क्यों है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं NCL आपसे कमाने के मोड में नहीं है और ना ही इसकी कोई मंशा है नादन कोलफील्ड लिमिटेड की आपसे ज़्यादा पैसा वसूला जाए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नादन कोलफील्ड लिमिटेड एक कंपनी एक्ट के अंतर्गत आने वाली कंपनी है और ये फ्रेंड्स इसका कोई अपना रिक्रूटमेंट सेल बहुत बड़ा नहीं है कि ये ऑल ओवर इंडिया में हर साल रिक्रूटमेंट कराती हो। इसके वजह से दोस्तों क्या है कि जो भी एग्ज़ाम कराने में, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम का मोड भी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम कराने में जो भी एजेंसी आएगी और उस पर जितने भी इस बार तो 6 राज्यों में जो एक एग्ज़ाम सेंटर बना हुआ है, तो 6 राज्यों में एग्ज़ाम का जो भी कास्ट वगैरह पड़ेगा, खर्चा पड़ेगा, तो कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको नुकसान ना उठाना पड़े, इसीलिए जो है दोस्तों अतिरिक्त भार जो है कि आपके ऊपर आ पड़ा है। तो इससे घबराना नहीं है। सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इस कंपनी का और काफ़ी अच्छी सुविधाएं भी हैं यहाँ पे। तो वो इन सब के ऊपर दोस्तों सैलरी और इन सब सुविधाओं के ऊपर एक अलग से वीडियो आपको मैं बना दूंगा। अभी फ़िलहाल बहुत जल्दी हम लोग चलेंगे आगे। तो समझ चुके हैं आप लोग कि फ़ीस क्यों ज़्यादा है। ठीक है, बाकी दोस्तों एज बाउंडेशन आप लोग देख ही रहे हैं 18 से 30 वर्ष है और यहाँ पे उसके हिसाब से कंसेशन मिला हुआ है, रिलैक्सेशन आरक्षण के हिसाब से। एक्स सर्विसमैन का अधिकतम 50 वर्ष होना चाहिए किसी भी स्थिति में। जैसे 35 वर्ष में उनकी सर्विस पीरियड पूरी होती है, 3 साल का उनको जो है दोस्तों ये होता है, छूट होता है कि सर्विस लगने के, चलो रिटायर होने के 3 साल बाद तक आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है। उसके बाद जो है कि आपको इसके कैटेगरी के हिसाब से आपको फिर डिस्काउंट दिया जाता है, यानी किसी भी हाल में आपका उम्र 50 साल से कम होना ही चाहिए, 50 साल या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये सारा चीज़ हो गया, तो बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम कैसा रहेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम मोड हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है और बहुत लोगों के डाउट्स थे कि कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम कराने वाली है। तो दोस्तों माइनिंग सरदार वगैरह का CBT टेस्ट हुआ है, धांधली बिल्कुल नहीं हुई है। बताने में आपको बहुत मुझे खुशी हो रही है, धांधली बिल्कुल नहीं हुई है। उनका कट ऑफ जो है अप्रॉक्स 73 या 74 गया था तो 100 में, तो मान के चलिए धांधली नहीं हुई है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल मार्क्स इस एग्ज़ाम के देखेंगे हम लोग। और हाँ, कौन सी एजेंसी करा सकती है, तो दोस्तों टीसीएस जैसी बड़ी एजेंसी है, हो सकता है कि टीसीएस से एग्ज़ाम को कराए। तो आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि इंडियन रेलवेज़ या और भी एसएससी वगैरह की जो है कि टीसीएस जैसी एजेंसियाँ जो है कि ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम कराती हैं। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, मन लगा के तैयारी करें, ठीक है। क्लास में बहुत जल्द लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, टोटल मार्क्स 100 नंबर के रहेंगे और 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और निगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें नहीं है, घबराना नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स क्या होगा दोस्तों, तो यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स 50 मार्क्स होंगे, यानी 50 क्वेश्चन जिनके सही रहेंगे उन्हीं की कापियाँ चेक होने वाली हैं, वही क्वालिफाइड माने जाएंगे या डीबी में वही बुलाए जाएंगे। और एससी एसटी एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए जो है कि मिनिमम क्वालिफाइड कट ऑफ मार्क्स कितना है, 40 मार्क्स है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, इससे ऊपर आप लाएंगे तो डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। और दोस्तों जब रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा तो रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी होता है एनसीएल का, मान के चलिए 15 दिन के अंदर जारी हो जाएगा एग्ज़ाम होने के बाद। उसके बाद आपको आंसर की जारी होगी दोस्तों, उसमें 4 दिन का आपको जो है कि टाइम दिया जाएगा, 4 से 5 दिन का। उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके आंसर की में गलत होंगे और आपको लगता है कि नहीं ये डिपार्टमेंट की तरफ से गलती हुई है, तो आप उस पर जो है कि ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और उसके जल्द ही लगभग 1 वीक के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाएगा। और स्क्रूटनी दोस्तों 2 बार करानी पड़ेगी, एक जो है कि स्क्रूटनी अभी बुलाया जाएगा और एक फाइनल स्क्रूटनी, यानी कि फाइनल कट ऑफ जब जारी होगी, जितनी टोटल पोस्टों के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जो है आपको बुलाया जाएगा। उस समय फाइनल जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप आएंगे और ज्वाइनिंग करेंगे। उसके बाद आपका मेडिकल प्रोसेस होगा और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहीं। तो बात करते हैं दोस्तों डाउट से रिलेटेड, फॉर्म भरते समय क्या क्या जो है कि दिक्कतें आ रही हैं। तो फॉर्म भरते समय दोस्तों आपको 10th का मार्कशीट यानी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मैं आपको बता दूं कि शायद 2010-11 के बाद से जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनके मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही में होते हैं, कंबाइंड होते हैं एक ही पेज में। कभी कभी जो है दोस्तों उससे पहले के जो कैंडिडेट्स हैं उनका हो सकता है मार्कशीट जो है अलग हो, सर्टिफिकेट अलग हो। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बताया गया है, तो आप जो है कैफ़े पे जाएंगे तो वो आपको अच्छे से डिटेल में बता देंगे। बाकी एचएमबी लाइसेंस के बारे में आपको मैंने बता ही दिया हूँ कि सिर्फ एचएमबी लाइसेंस ही अपलोड होगा, एचएमबी या ट्रांसपोर्ट। और ये दोस्तों मैं आपको फ़ोटो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो है कि हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी राज्य से आरटीओ द्वारा जारी किया गया हैवी परमानेंट हैवी लाइसेंस होना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लें तो ओबीसी के बारे में बात करें दोस्तों, तो ओबीसी के पास एनसीएल यानी नॉन क्रीम लेयर का जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का आप लोग दोस्तों अपलोड मत करिएगा। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी एनसीएल का नॉन क्रीम लेयर का सर्टिफिकेट आता है, उसको अपलोड करिए। और हाँ, फॉर्म भरते समय नोटिफिकेशन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट जो है 6 महीने के अंदर का चाहिए या 3 साल के अंदर का। तो वैसे वैलिड 3 साल के अंदर का होता है दोस्तों। अगर आपके पास जो है 3 साल से पहले का होगा तो अपलोड कर सकते हैं, और नया बनवा लेंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट को और यहाँ पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के इनकम सर्टिफिकेट को, दोनों को दोस्तों सेल्फ अटेस्ट करके ही अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से करके अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। और फोटो आपका नवीनतम होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली होंगी इन सब चीज़ों से, तो ध्यान रखिएगा। और SC ST के कैंडिडेट घबराए नहीं, उनका कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा होता होगा। ये ओबीसी नॉन क्रीम लेयर के लिए होता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी आपके दे रखा है कि जो सेंट्रलिस्ट कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी नॉन क्रीम लेयर का होगा वही जो है कि अपलोड करिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ओबीसी में क्रीम लेयर में जो कैंडिडेट आते हैं जिनके घर की इनकम जो है 8 लाख से ऊपर की है पर ईयर, तो उनको है फ्रेंड्स क्या करना है, वो ईडब्ल्यूएस या यूआर में काउंट होंगे। तो फॉर्म भरते समय ओबीसी नॉन क्रीम लेयर चुने, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीम लेयर हैं तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको फटाफट मैं डाउट्स जो आपके हैं थोड़े बहुत उनको क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भर्ती आई है उसमें लिखा हुआ है कि एचएमएम ऑपरेटर ट्रेनिंग, आपको 3 वर्ष के लिए ट्रेनिंग के पोस्ट पे रिक्रूट किया जाएगा। और फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सारी चीज़ें आपके काम की हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। 3 वर्ष के लिए एचएमएम ऑपरेटर ट्रेनिंग के पोस्ट पे रिक्रूट किया जाएगा, और सही पाए जाने पर आपके कार्य में कोई दिक्कत ना हो, कोई बाधा ना हो, आपने कोई भारी एक्सीडेंट वगैरह ना किया हो, कोई क्रिटिकल केस ना किया हो,
तो आपको जो है कि रेगुलर कर दिया जाएगा। तो बात बिल्कुल सही है और घबराना नहीं है। ये ट्रेनी लिखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अप्रेंटिस के लिए लिया गया है। हम लोगों की भी जब ज्वाइनिंग हुई थी फ्रेंड्स, या हमारे जैसे कैंडिडेट्स की, तो वहाँ पे जो है दोस्तों ट्रेनिंग लिखा था, 3 साल के बाद ऑटोमेटिक आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। तो आपके डाउट क्लियर हो गए बिल्कुल, और आपके ग्रेड प्रमोशन के हिसाब से लगते चले जाएंगे, वो सब टेंशन नहीं लेना है। फीस इतनी ज़्यादा क्यों है आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी कार फॉर्म भरते समय HMB लाइसेंस और कार सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम इशू था मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। CBT एग्ज़ाम कौन सी एजेंसी करा सकती है आपको मैं बता चुका हूँ। TCS या ऐसी ही कोई प्रतिष्ठित कंपनी जो है कि करा सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और कुछ कैंडिडेट्स का ये है कि क्या आपने प्रेफरेंस के हिसाब से हम पोस्ट को चूज कर सकते हैं? नहीं, ये अपने हाथ में नहीं है फ्रेंड्स। ये टोटल NCL जो है सर्वाधिकार रखती है, वो जो है दोस्तों मार्क्स के हिसाब से आपको इसी प्रेफरेंस में आपको पोस्ट देगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके डाउट्स हैं, तो फ्रेंड्स क्या इस एग्ज़ाम में धांधली होने के चांसेस हैं? जैसा कि 2020 में देखने को आया था फ्रेंड्स, उससे कैंडिडेट्स काफ़ी घबराए हुए हैं, और जाहिर सी बात है इतना बेरोज़गारी का दौर है, जॉब तो मिल नहीं रहा है, तो फ्रेंड्स आप लोगों का घबराना जाहिर सी बात है, लाजमी है, इसमें कोई डाउट्स की बात नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, उसी को देखते हुए यहाँ पे कंपनी ने जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम निर्धारित किया है कि धांधली कम से कम होने पाए। तो आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र रहें, निश्चिंत रहें, निर्भीक रहें, तैयारी करते रहें, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट है कि क्या आप क्लास लेने वाले हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, मैं क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। एक सिलेबस पे मैं जल्दी आपको वीडियो लेके आने वाला हूं। उसमें जो है दोस्तों 35 से 50 नंबर के जो भी MMB ऑटोमोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इंजन हो गया, और ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए, वार्निंग सिंबल्स हो गए, और मोटर व्हीकल एक्ट्स हो गए, सेफ्टी रूल्स हो गए, यानी कि जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का होता है, जो कंपनी से रिलेटेड कहीं भी जाएंगे तो आपको यूज़ आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। कम से कम 10-15 वीडियो ला दूंगा, आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाइए। PDF और जो भी मेरे पास MCQ क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पे या टेलीग्राम पे जो भी है। तो मैं नोट्स प्रिपरेशन कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आगे देखता हूँ एग्ज़ाम कब तक हो सकता है दोस्त, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में होंगे। तो एग्ज़ाम दोस्तों इसका जो है मान के चलिए अगस्त लास्ट जो है डेट है, तो जानते हैं 1 महीने अधिकतम लगेंगे इसको स्क्रूटनी करने में, और आप ये मान के चलिए 1 से 1.5 महीने स्क्रूटनी में लग सकते हैं। तो मिड अक्टूबर या अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के फर्स्ट वीक में मान के चलिए कि एग्ज़ाम हर हालत में हो ही जाना है। अक्टूबर लास्ट मान के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है दोस्तों आपको। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ही फास्ट है। ये कोई इसका पॉलिटिक्स से रिलेटेड इस भर्ती का कोई मतलब नहीं है कि आपको चुनाव से पहले वैकेंसी जारी कर दी जाए और उसके बाद 4 साल 5 साल लटका दी जाए, ऐसा नहीं है। ये कंपनी एक्ट के अंतर्गत आती हुई कंपनी है दोस्तों, और यहाँ पे जो भी भर्ती जारी हुई है वो एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए हुई है। यहाँ पे एम्प्लॉइयों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, बहुत लोग रिटायर हो चुके हैं। तो ये दोस्तों जो पोस्ट है ना, ये अगला जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है और जो कोयले का टारगेट मिलने वाला है उसके हिसाब से ये जारी हुआ है। तो आपको हर हालत में फरवरी महीने से लेकर के और अप्रैल महीने के बीच में यहाँ पे ज्वाइनिंग दे देना है। तो अक्टूबर लास्ट में एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, रिजल्ट नवंबर लास्ट तक आ जाएगा, स्क्रूटनी आपकी नवंबर से लेकर के फरवरी में हो जाएगी, और ज्वाइनिंग आपको फरवरी लास्ट से अप्रैल तक मिल जाएगा। ये मेरा दावा है दोस्तों, ठीक है। तो बाकी आगे देखते हैं फ्रेंड्स, और आपके क्या डाउट्स हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ हो सकता है देख लिए हैं, ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये भी आपको बता दिया हूँ मैं, एग्ज़ाम के बाद क्या ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जानते हैं आपको कि एग्ज़ाम के बाद कोई भी ड्राइविंग टेस्ट नहीं होना है, यहाँ पे सारा कुछ बता दिया हूँ। एग्ज़ाम होगा, उसके बाद DV होगा, DV के बाद सीधे आपको जो है कि फाइनल DV के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों, हाँ, क्या एक से अधिक फॉर्म भर सकते हैं कैंडिडेट्स? तो नहीं दोस्तों, अगर फॉर्म भरते समय कोई आपने ब्लंडर मिस्टेक कर दिया है, नाम में गलती, पिता के नाम में गलती, या जो आपके प्राप्तांक हैं, यानी कि जो आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया है
उसमें कोई त्रुटि की है, आपने ओबीसी की जगह पे यूआर लिख दिया या उल्टा सीधा कुछ भी ऐसा ब्लंडर मिस्टेक किया, तो उस केस में क्या होता है, आप घबरा जाते हैं और दूसरा फॉर्म भरते हैं। तो बिल्कुल दूसरा फॉर्म आप भरिए और जो लास्ट में फॉर्म आप अप्लाई किए रहेंगे ना, वही आपको माना जाएगा कि यही आपने फाइनली आवेदन किया है। तो त्रुटिवश अगर कोई गलती हो जाती है, फ़ीस आपने नहीं जमा किया, तो दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। फ़ीस जमा भी कर दिए हैं, आपको लगता है कि नहीं ये फॉर्म मेरा रिजेक्ट हो सकता है, तो बिल्कुल आप दूसरा फॉर्म भरिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका लास्ट वाला फॉर्म ही माना जाएगा, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स फॉर्म भरते समय गलती हो गई तो क्या करें, ये सारा चीज़ हो गया। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और बहुत जल्द ही मैं आपके सामने जो है कि दूसरा वाला वीडियो लाने वाला हूँ सिलेबस का। उसके बाद से फिर दोस्तों आपको चैप्टर वाइज उसमें टॉपिक्स बता के उस टॉपिक्स के अनुसार जो है कि वीडियो स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और मैंने अपने तरफ से जितने भी डाउट्स आपके क्वेश्चंस में हो सकते थे उसको मैंने दोस्तों यहाँ पे पहले से गेस करके इस पे वीडियो बना चुका हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फ्रेंड्स अपने दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।